4th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कृषि, और ये इसका भाग 2 है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि मुख्य खाद्य और अखाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, वो कौन सी फसलें होती हैं जो खाई जाती हैं, और वो कौन सी फसलें हैं जो अन्य कार्यों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा क्या क्या कृषि के लिए सुधार किए गए हैं और इन सुधारों का किसानों को कुछ लाभ हो भी पाया या नहीं। अगर हम फसलों की बात करते हैं तो फसल जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, चाय, मोटे अनाज, गन्ना, कपास, जूट, ये सारी फसलें हैं, अलग अलग तरह की फसलें हैं। और इन फसलों को खाद्य और अखाद्य की श्रेणी में बांटा जाता है। इसका मतलब कि कुछ खाने वाली फसलें हैं और कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो अन्य कामों में प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले जो हमारी मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल। तो चावल जो है वो अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल होती है, खाने वाली फसल है, और इसीलिए इसका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत जो है वो चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा मतलब दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, और इसे उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की इसके उगाने में चाहिए, और अधिक आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तो वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से अधिक की इसमें होनी चाहिए। ये खरीफ की फसल है और मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये उगाई जाती है। जो हमारी दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ, और ये भारत का जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। ये रबी की फसल है और इसे उगने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये एक रबी की फसल है, तो इसे जाड़े में उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है, और लेकिन पकते समय जब ये पकती है तो उस वक्त खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान वाले राज्यों में उगाया जाता है। अगले हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज जो होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे लोहा है, कैल्शियम है, ये इनमें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और मुख्यतः इनमें से जो मोटे अनाजों में मुख्य माने जाते हैं वो है रागी, ज्वार और बाजरा। ये मुख्य मोटे अनाज होते हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में लोहा और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये मुख्यतः सूखे इलाकों में उगाए जाते हैं। तो इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये राज्य आते हैं, और इन राज्यों में इसे बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इसे मुख्य रूप से उगाया जाता है। फिर इसके अलावा जो अगली खाद्यान्न फसल है वो है दालें। भारत में विश्व में सबसे अधिक उत्पादन दालों का होता है, और भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और उपभोक्ता देश भी दालों का है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे अधिक दालें उगाई भी जाती हैं और यहाँ पर कंज्यूम भी की जाती हैं, लोग खाते भी दालों को बहुत अधिक मात्रा में हैं। जो दालें हैं वो हमारी प्रोटीन संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है। दालों को उगने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, तो इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। मुख्यतः जो दालें हैं वो हैं अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये हमारी मुख्य दालें हैं और बहुत अधिक मात्रा में भारत में उगाई भी जाती हैं। मुख्य राज्य जहाँ पर ये उगाई जाती हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। और फलीदार फसल होने के कारण ये जो फसलें हैं, दालें, वो भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखते हैं। जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को ये बनाए रखते हैं। इन खाद्यान्न फसलों के अलावा भी और भी कई खाद्य फसलें हैं, जैसे है गन्ना। गन्ने को उगाने के लिए गर्म और जो आर्द्र जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए तापमान कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और बारिश भी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ब्राज़ील के बाद ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है।
तो ब्राज़ील के बाद भारत का ही गन्ना उत्पादन में स्थान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा बड़ा उत्पादक देश है भारत, वो गन्ने का है। राज्य जहाँ पर ये उगाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर इसे बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और गन्ने से चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें बनती हैं और इनका इस्तेमाल हम मीठे के रूप में करते हैं। फिर अगली जो मुख्य फसल है खाद्यान्न में ही, वो है तिलहन, यानी कि वे फसलें जिनके तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, जिनमें मुख्य रूप से आती हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी। ये सारी वो फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है और उस तेल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। फिर चीन के बाद जो भारत है वो दूसरा तिलहन उत्पादक देश है और इन तिलहन फसलों का इस्तेमाल खाने के अलावा इनका जो बीज होता है उनका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए और श्रृंगार का सामान और उपटन आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगली हैं पेय फसलें। पेय फसलों में मुख्य जो पेय फसल है वो है हमारी चाय। चाय जो है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि आपको पता है कि बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में जब एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और उस फसल का मुख्यतः व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। तो जो चाय है वो भी रोपण कृषि का ही उदाहरण है और भारत जो है वो विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है चाय का। फिर चाय जो है वो मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और कुछ जो चाय है वो उत्तराखंड में भी उगाई जाती है। चाय जो है वो इसको उगाने के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और साथ में गर्म जलवायु की भी। तो आपने अभी ये चाय के बारे में पढ़ा। अब दूसरी जो मुख्य पेय फसल है वो है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है वो भारत की सबसे अधिक गुणवत्ता वाली कॉफ़ी मानी जाती है। विश्व भर में ये प्रसिद्ध है और दुनिया भर में इसका निर्यात किया जाता है। भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो केवल 4.5% ही होता है विश्व भर के उत्पादन के हिसाब से अगर देखें तो। और मुख्यतः ये दक्षिण भारत की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर उगाई जाती है, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मुख्य माना जाता है। और यहाँ की कॉफ़ी इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये छाया वाले क्षेत्र में उगाई जाती है और छाया वाले क्षेत्र की कॉफ़ी बहुत अच्छे मानी जाती है, उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। फिर अगली है हमारी बागवानी फसलें। बागवानी फसलों में आमतौर पर फल, सब्जियां, फूल, मसाले ये सब आते हैं और यानी कि जो फूल और सब्जियों का उत्पादन करना ही बागवानी कहलाता है। भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश है और इसमें मुख्यतः जो राज्य हैं जहाँ पर सब्जियाँ या फल बहुत प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये मुख्य हैं। आम जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का बहुत फेमस होता है। और इसी तरह से संतरे, नागपुर और चेरापूंजी के जो संतरे हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की लीची बहुत ज़्यादा फेमस है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुमानी, अखरोट ये बहुत ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। फलों के अलावा भारत में सब्जियों का उत्पादन जिसमें मुख्यतः मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू ये सब भी बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं। अब अगली जो फसल है वो है अखाद्य फसल। जो पहली है इसमें वो है रबड़। इसे उगाने के लिए नम जहाँ पे आर्द्र जलवायु होती है वहाँ पर ये रबड़ बहुत अधिक मात्रा में उगाया जा सकता है और इसके लिए जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है उससे अधिक होनी चाहिए और उन्हीं क्षेत्रों पर ये उगाया जा सकता है। मुख्यतः यहाँ भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये मुख्य रूप से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आपको पता है कि रबड़ का प्रयोग हम कई चीज़ों में करते हैं, जैसे गाड़ी के जो टायर हैं उन्हें बनाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जूते बनाने के लिए,
ट्यूब बनाने के लिए, रेन कोट बनाने के लिए, मतलब हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उन्हें बनाने के लिए रबड़ का उपयोग किया जाता है। अगली जो अखाद्य फसल है उसमें हम रेशेदार फसलों की बात करेंगे। अब रेशेदार फसलों में मुख्यतः जो रेशेदार फसल हैं उसमें आता है कपास, जूट और रेशम। तो पहली जो रेशेदार फसल है वो है कपास। जो कपास है उसका इस्तेमाल सूती कपड़ा उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में होती है, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर कपास का मुख्य उत्पादक देश है, और ये काली मृदा में, इसके लिए काली मृदा जो होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए। और ये मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। अगली जो रेशेदार फसल है हमारी वो है जूट। जूट जो है वो इसे सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। जूट को, ये याद रखने वाली बात है कि जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो चटाई बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए, गलीचे बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए और बैग वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी बहुत उपजाऊ मिट्टी में उगाया जाता है और इसको उगाने के लिए उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय वाले राज्यों में उगाया जाता है। ये भी एक रेशेदार फसल है। रेशम, रेशम भी एक रेशेदार फसल है, और इसे उगाना नहीं पड़ता है, बल्कि ये रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि सहतूत की जो पत्तियां होती हैं उस पर ये पलता है, हरी पत्तियों पर ये पलता है, मतलब उनको खाता है और उस पे ही रेशम बनाना करता है, मतलब बनाने का काम करता है। और रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम उत्पादन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। और विश्व में जो प्राकृतिक रूप से रेशम उगाया जाता है वो चीन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में प्राकृतिक रूप से रेशम उगाया जाता है और ये दूसरे नंबर पे है। फिर अगला है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कि कैसे प्रौद्योगिकी और सरकार की नीतियों ने भारतीय कृषि को पूरी तरह से बदल दिया है, देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किया था भूमि सुधार। भूमि सुधार में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भूमि सुधार कानून लाया गया, और इसमें क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जो भूमि थी वो किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में होती थी और किसी के पास बहुत कम और किसी के पास होती ही नहीं थी। तो स्वतंत्रता के बाद जब ये भूमि सुधार कानून लाया गया तो इसमें भूमि को हर एक लोग में, मतलब जितने भी लोग थे उनमें भूमि को बराबर बांटा गया। पर इस तरह के जो ये कानून था इसे लागू करने में थोड़ा सा ढील दी गई और ये भूमि का बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाया और फिर वापस किसानों की वही दुर्दशा हो गई। दूसरा था हरित क्रांति। 1960 और 70 के दशक में जब तकनीक आई तो भारत सरकार ने तकनीक को लेकर कई तरह के कृषि सुधार भी किए और हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया था। पर इससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत राज्यों को लाभ नहीं हुआ, कुछ ही राज्य से लाभान्वित हो पाए थे। इसके बाद है ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियाँ। ये खोली गई थी, अलग अलग राज्यों में खोले गए और जो किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते थे, जो ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां हैं। और इसके साथ ही जब सूखा, बाढ़ या चक्रवात जैसी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी तो फसल बीमा के लिए प्रावधान भी रखा गया था, मतलब जो फसल थी उसकी बीमा का भी प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा जो दूरदर्शन है, आकाशवाणी पर है, तो किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता था, जिससे किसानों को फसल के संबंध में और अच्छी जानकारियाँ मिल सकती थी। इसके बाद है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है कि जो सरकार द्वारा किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य रखा जाता है, और इससे क्या होता है जो किसान होते हैं उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलता था। अब इसमें होता क्या है कि न्यूनतम सहायता मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य यह वह मूल्य होता है जिससे कम मूल्य देकर किसान से जो उसका उत्पादन है वो नहीं खरीदा जा सकता है। यह मूल्य जो होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे धान है,
उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2,000 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो अब कोई भी व्यापारी किसी किसान से मतलब 2,100 रुपये में प्रति कुंटल तो वो धान खरीद सकता है या चावल खरीद सकता है, लेकिन इससे कम पर मतलब 2,000 प्रति कुंटल से कम पर वो नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर ये भी बात ध्यान देने वाली है कि सरकार किसी भी फसल का जो समर्थन मूल्य होता है वो फसल उगाने से पहले ही तय कर देती है। तो इस हिसाब से जो किसान होते हैं वो ये देखते हैं कि उन्हें किस फसल में अधिक फ़ायदा होगा, तो वो उस फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। जो भारत सरकार है उसने कृषि सुधार के लिए कई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की भी स्थापना की है, ताकि कृषि क्षेत्र में अधिक अनुसंधान किए जा सके, जिसका लाभ जो हमारे किसान हैं उनको भी हो। फिर इसके अलावा जो किसान हैं उनके लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी खोले हैं, जिससे कि वो जो अपना अगर कुछ बीज है या ट्रैक्टर है या फिर सिंचाई के अन्य उपकरण हैं वो सब उसमें ख़रीद सकें, उधार में ख़रीद सकें और बाद में सरकार को किश्तों में वो पैसे लौटा सकें। फिर इन सब सुधारों से किसानों को लाभ हुए, पर यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो खेती छोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है, जिससे भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी उसका भी योगदान जो है कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। क्योंकि अगर इसी तरह से जीडीपी कृषि उससे कम होती रही तो इससे अर्थव्यवस्था के जो दूसरे क्षेत्र हैं वो भी प्रभावित होंगे और साथ में ये समाज को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अधिक संख्या में बेरोज़गार हो जाएंगे अगर कृषि का क्षेत्र इतना ज़्यादा विकास नहीं कर रहा है या फलीभूत नहीं हो रहा है तो।